हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित में मैथ में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1.2 है क्या, इसका मेन बेस हम लोग जान लेंगे और बेस के जानने के बाद एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में मेन बेस क्या है यह हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है हम लोग का 1.2 है और 1.2 में जो मेन बेस है इसमें वह है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसको कहा जाता है। तो प्राइम फैक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर होता क्या है। तो प्राइम फैक्टर को जानने से पहले, प्राइम फैक्टर मतलब जो किसी से विभाजित नहीं होता हो, तो वे सभी संख्याएं जो है प्राइम जो है गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं। यह सब अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले जाने, तो यह सब जो भी संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या माने नेचुरल नंबर। तो यह सभी है नेचुरल नंबर और इन्हीं सब संख्याओं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पहले भी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और यहाँ भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि प्राकृत संख्या से ही अभाज्य संख्या निकलता है, उसी से ही अभाज्य गुणनखंड बनता है। तो प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा भी जा सकता है। अब गुणनफल के रूप में लिखने का मतलब क्या है से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई प्राकृत संख्या 6 है, तो 6 को हम लोग क्या कर सकते, 6 को तोड़ेंगे तो 6 में 2 और 3 है। तो देखिए 2 और 3 क्या है, प्राकृत संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो भाज्य संख्या भी अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 4 है, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत से ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं। 253 है, इसको अधिक करिएगा तो 11 × 23 मिलेगा। तो यह भी क्या है, यह प्राकृत संख्या है, लेकिन इसको जब हम तोड़ देते हैं गुणनखंड के रूप में तो 11 × 23 यह मिल जाता है। तो अभाज्य गुणन के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को गुना करके एक प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यह अभाज्य संख्या है, मान के चलिए कि 3 और 5 अभाज्य संख्या है और ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब प्राकृत संख्या आ जाएगा, मतलब भाज्य संख्या आ जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, तो हम लोग यहाँ पर यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि धनात्मक जो पूर्णांक का जो गुणनखंड होता है उसका जस्ट मतलब क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिखा सकता है और अभाज्य गुणनखंड को जब हम गुना कर देंगे तो वह प्राकृतिक संख्या या भाज्य संख्या मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 2 तरह के बातों को फिर यहाँ हम लोग जाने। इसके अलावा एक बात और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या बोले हम, कि कोई भाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 20 है, तो 20 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 2 बार है, इसलिए 2 का पावर 2 हो जाएगा
इंटू 5 हो जाएगा। मतलब घात मीन्स पावर, मतलब कोई भी भाज्य संख्या को उसके पावर के रूप में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अभाज्य संख्याओं को घातों के गुणनफल के भी रूप में हम लोग लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि यह जो कथन हुआ कि भाज्य संख्याओं को, है ना, अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इस कथन को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जब भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के पावर के रूप में जब दिखाया जाता है तो उसको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कह सकते हैं। किसको? इसको भाज्य संख्या था, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिए और उसमें जो इसका पावर बनने लायक है उसको पावर बना दिए। तो जब भाज्य संख्या को, है ना, जब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो इसी को अंक गणित के आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो अंक गणित के बारे में जो बहुत तरह की जो बातें हैं, तो यही हम लोग को समझना है भाज्य संख्या के बारे में और उसको पावर के रूप में दिखाने। तो भाज्य संख्या ही जब तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ जाता है। भाज्य संख्या में एक बार और भी जानना है, भाज्य संख्या के बारे में एक और भी चीज़ जानना है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में एक और भी जानना है कि यह कंपोजिट नंबर तब कहलाता है कि कम से कम यह 3 संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब एक तो 1 से भी होना चाहिए और वह स्वयं के संख्या से भी होना चाहिए और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और भी तरह के संख्याएं हों, यह 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, इस तरह से ऐसे 3 कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे संख्याएं जब कोई विभाजित होता है तो वह भाज्य संख्या होगा। जैसे मैं समझ लीजिए कि यह 4 है, 4 है, तो 4 जानते हैं कि 1 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है और 4 2 से भी विभाजित होता है। इसलिए 4 जो है कंपोजिट नंबर हो गया। यदि 6 लेते हैं तो 6 जानते हैं कि 1 से भी विभाजित होता है, 6 जानते हैं कि 6 से भी विभाजित होता है, 6 जानते हैं कि 2 से भी विभाजित होता है और 6 जो है 3 से भी विभाजित होता है। तो यह हम 6 कह देंगे कि यह भाज्य संख्या है। कम से कम 3 गो संख्या से जरूर होना चाहिए। तो ऐसे संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं आते हैं। तो भाज्य संख्या के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानना है, उसको भी समझें। और अभी तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। तो अभाज्य संख्या तो जानते ही हैं, पहले ही से हैं, जो किसी के पहाड़ा मतलब 1 के पहाड़ा में आए, 1 के टेबल में अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या मतलब 1 के टेबल में आए और स्वयं के ही टेबल में केवल आए पहाड़ा में, बाकी किसी के पहाड़ा में नहीं आए। तो वही संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्या होता है। तो यह सभी तरह के बातों को जब हम जान गए तो अब हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं किताब में क्या बोलता है। देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है,
मतलब अभाज्य नंबर में इसको पूरा को तोड़ देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है 140, ठीक है। तो इसको आपको प्राइम फैक्टर के रूप में बदलना है। तो 140 को आपको प्राइम नंबर बनाना है। तो सबसे पहले 140 को हम लोग तोड़ देंगे। कितना से टूट जाएगा? पहले 2 से तोड़ देंगे, कितना बढ़ जाएगा? 70 बढ़ जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, कितना बढ़ जाएगा? 35 बढ़ जाएगा। फिर कितना से जाएगा? तो 5 से जाएगा। कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 कितना से जाएगा? 1 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब प्राइम नंबर है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो यह अभाज्य संख्या के रूप में आया। तो 140 है, इसको जब करते हैं तो 2 × 2 × देखिए 2 × 2 × 5 × 7, या इसको पावर के रूप में करना है तो 2 कितना है? 2 बार आया है, तो पावर 2 कर देंगे × 5 × 7। तो यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है। चलिए इसका हम लोग दूसरा सवाल भी समझ लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? 156, इसका फैक्टराइजेशन करना। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं 156 को तोड़ करके क्या क्या मिलता है। पहले तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बार में 2 से डिवाइड होगा? 78 बार में होगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना बार में आएगा? तो यह देखिएगा 39 बार में आएगा। फिर 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ये 13 है, तो 13 को 1 बार में आएगा। तो देखिए यह 2 भी अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, सब प्राइम नंबर है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 156 को किए तो मेरा 2 मिला, फिर 2 मिला, देख लीजिए 2 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 13 मिला, 3 मिला और 13 मिला। इसको करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है? 3 है, और क्या है? 13 है। देखिए यही हो गया प्राइम फैक्टर, माने अभाज्य गुणनखंड। यह भी सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह चैप्टर का हर सवाल आसान है, केवल थोड़ा सा समझने का फेर है। यदि आप ध्यान से इसको समझते हैं तो हो जाता है। अब थर्ड सवाल देखिए, किताब में लिखा हुआ है 3825। चलिए इसको भी हम लोग तोड़ करके देख लेते हैं। 3825 है, इसको भी तोड़ के देखते हैं। कितना से तोड़े? 5 है, तो आपको देख रहे 5 है तो 5 से टूट जाना चाहिए। 5 × 7 = 35 हो गया, 5 × 6 = 30 हो गया, फिर 50 = 25 हो गया। 765 बार में कट गया। फिर नहीं देखिए किनारे 5 है तो 5 से फिर कटेगा, तो 5 × 5 = 2 बच गया, 50 = 25 हो गया, 1 5 × 15 हो गया। फिर इसको तोड़ के देखते हैं कितना से, तो यह 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 ये 51 है, तो जानते हैं कि 3 से भी हो जाएगा, 17 × 51 हो जाता है। 7 से 17 3 जा, और इस 17 फिर 17 से ही आएगा 1 बार में। तो देखिए सब प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर के रूप में इसको तोड़ देना था। तो हम लोग देखते हैं कि इसको तोड़ करके क्या मिला। 5 × 5 × 3 × 17, ठीक है। तो इसको में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 है, 2 बार में है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 होगा। चाहिएगा तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, या इसको सजा भी सकते हैं। यदि सजाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर आगे, 5 का स्क्वायर बाद में और × 17। यह हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। तो ऊपर में भी यदि आंसर करते हैं तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पर क्या है, रीअरेंज किया हुआ है, और जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन किए उसी के तरह हम लोग लिख दिए। इसमें हम लोग कुछ अलग तरफ से कुछ ऐसा नहीं किए। चलिए हम लोग और आगे पढ़ते हैं। इसमें 5 गो है, तो अबरी है 5005। 5005 है, तो देख लीजिए 5005 का क्या होगा। किनारे में 5 है इसलिए तो 5 से डिवाइड होगा आराम से। चलिए 5 से करते हैं। 5 × 1 = 5, 0 0, 5 × 1 = 5।
अब कितना से डिवाइड होगा ये, तो यह 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 3 जा, इतना 143 बार में हो जाएगा। ये किससे होगा, 11 के टेबल से होगा। 11 1 जा 11, यहाँ 3 और 3 3 33, 11 3 जा 33, और 13 से करेंगे तो 1 बार में। तो यहाँ भी देखते हैं 5 7 11 13 सब क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई नंबर जो है डबल या ट्रिपल बार नहीं आया है, इसलिए इसका पावर घात नहीं लिखाएगा। यहीं पर इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। चलिए हम लोग इस सवाल का एक और सवाल, इसमें फर्स्ट में है, क्या है, 7429, 7429, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 7429 हो गया। तो इसमें क्या करना हम लोग, तो इसको भी हम लोग तोड़ किसी नंबर से फैक्टराइज करके देखते हैं। तो यह हम लोग, यह तो 9 है, इसलिए 2 से तो होने का बात नहीं है। 3 से भी चेक करिएगा तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 5 के बाद 7 से भी नहीं आएगा, इधर तो लगभग नहीं आने का लग रहा है। तो यह डायरेक्ट 17 से जाएगा, और 17 से इसको जब डिवाइड करिएगा तो 437 बार में आएगा, ठीक है। और अब फिर यह क्या है, यह भी प्राइम नंबर से ही है, तो इसे कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो देखते हैं इसको 19 से जाएगा, कितना बार में, 23 बार में, और 23 से करेंगे तो 1 बार में। तो देखिए 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 23 भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से देखते हैं कि 17 × 19 × 23, यह भी इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह प्राइम नंबर के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना था कोई भी भाज्य संख्या को। तो यह सभी भाज्य संख्या थे। देखिए सब में 2 या 2 से अधिक फैक्टर है इसमें, इसलिए सभी भाज्य संख्या थे। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आते हैं, देखते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। देखिए इसको वेरीफाई भी करना है, इसकी जांच कीजिए माने वेरीफाई करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो आपका जो दोनों संख्या है उसको है ना HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए 2 नियम हम लोग नीचे क्लास से ही पढ़ते आए हैं। एक पढ़े हैं, एक नियम का नाम है HCF या LCM। इसको निकालने के लिए, ठीक है, 2 मेथड प्रयोग होता है। एक मेथड का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर्स मेथड हो गया। एक विधि यह है, ठीक है, और एक जो विधि और है उस विधि का नाम है विभाजन विधि। डिवाइड करके निकालना है, ठीक है, डिवीजन मेथड से। यह 2 विधि से आप नीची क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन इस विधि में विभाजन विधि का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह चैप्टर जो है अभाज्य गुणनखंड जो है उस पर है, माने प्राइम फैक्टर पर निकालना है। इसलिए हम लोग इसी विधि को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का ही सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन से। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 26
और 91, इसी का निकालना है। तो पहले तो हम लोग 26 को तोड़ लेंगे, तो ये तो आपका आसान नंबर है, 2 × 13 आएगा, बस यही दो को मिलेगा। लेकिन 91 है, इसको भी करिएगा तो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बहुत छोटा ही नंबर है, इसलिए जब इसको भी करिएगा तो 7 के टेबल में आता है 19 बार में। अभी भी बहुत बार हम लोग बना चुके हैं इसको, ठीक है। तो 91 को तोड़ेंगे तो 7 × 13 आएगा, और इसका प्राइम, यही दोनों प्राइम नंबर है। तो बताइए कि एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब जो दोनों में शामिल हो, जो भी नंबर है उसमें कॉमन जो नंबर है उसी नंबर को एचसीएफ में रखा जाता है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर दिखा रहा है 13, दोनों में शामिल है, तो 13 ही होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, एचसीएफ का यही हो गया, ठीक है। तो यह 13 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम में क्या होता है? जो शामिल हो या नहीं शामिल हो सभी नंबर को लिखना है और इसमें सभी को मल्टीपल कर देना है फिर। तो देखिए इसमें 2 है, 2 लिख दिए, ठीक है। एचसीएफ तो समझ में आ गया होगा कि जो दोनों में कॉमन है उसी कॉमन नंबर को लिखना है। तो इसमें एचसीएफ में देखिए 13 कॉमन नंबर था, इसलिए एचसीएफ 13 लिखा गया। अब एलसीएम के बारे में कहा था कि एलसीएम बताइए। तो एलसीएम में क्या है कि कॉमन रहे या न रहे सबको लिखना है, और यदि कॉमन मिलता है तो उसमें से बड़ा जो नंबर है, पावर में जो बड़ा है उसको लिखना है। तो इसमें क्या है आपका 2 लिखा गया, फिर 13 लिखा गया, 13 दोनों में 1 बार ही है, और फिर क्या बचा? 7 बचा। ये तीनों को मल्टीपल कर दीजिए, तो तीनों को मल्टीपल कर दीजिएगा तो क्या आएगा? 182। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो ये कौन विधि से हम लोग बनाए हैं? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। विभाजन विधि नीचे 6, 7 में ही पढ़ चुके हैं आप, इसलिए उस विधि का यहाँ हम लोग प्रयोग नहीं किए। जब इतना हो गया तब इसको कहता है कि हमको जांच भी करके बताइए, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई किस पर करना है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको वेरीफाई इस पर करके दिखाइए। देखिए लिखल है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। देख लिए फार्मूला, यह किताब में ही दिया हुआ है, हम अलग से कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो दोनों संख्या कौन कौन है? तो दोनों संख्या, एक आपका संख्या है 26 और एक संख्या कितना है? 91। एक संख्या है 26 और एक संख्या है 91। तो दोनों संख्या लिख दीजिए 26 × 91। देखिए इधर लिखा गया। एचसीएफ कितना है? तो अभी देखिए तुरंत निकाले, एचसीएफ 30 निकाले हैं तो लिख दिए 13। और एलसीएम कितना निकाले हैं? तो 182, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? 26 और 91 को मल्टीपल करेंगे। तो 26 और 91 को जब मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा पता है आपको? 2366, समझ गए। और इधर जब करिएगा, ये दोनों को जब मल्टीपल करिएगा तो मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा? इधर भी मल्टीपल करिएगा तो 2366 आ जाएगा, ठीक है। तो यह देखिए दोनों तरफ हो गया, यह वेरीफाइड हो गया। दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ क्या हो गया? इक्वल आ गया। इक्वल आने का मतलब है कि आप जो LCM और HCF और LCM निकाले थे वह दोनों सही था। यदि इसमें थोड़ा सा भी गलती होता, कम बेसी वैल्यू हो जाता तो दोनों साइड में इक्वल आता नहीं। तो यह आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं और इसको भी हम लोग इसी तरह से वेरीफाई कर लेंगे।
तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसी सेकेंड का सेकेंड कहता है, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है 510 और कितना है 592 है, यही दो है। तो आप क्या करिएगा 510 और 92 तो दोनों को तोड़ दीजिए। 510 को तोड़ के देख लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 से करिएगा 255 बार में जाएगा। फिर ये किनारे 5 है तो 5 से जाएगा, 50 25 5 एकम 5 51। तो अभी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि कितना बार से जाएगा 3 से भी जाएगा, 17 तिया 51 और 17 है तो एक बार में जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो 510 के लिए क्या देखे 2 एक बार में है, 3 भी एक बार में है, 5 भी एक है और 17 एक है, हो गया एगो। अब आइए 92 के बारे में, तो 92 को भी तोड़ लीजिए। कितना से टूटेगा 2 से कट जाएगा, कितना बार में 46 बार में। 2 से करेंगे तो 23 बार में, 23 को करेंगे एक बार में। ठीक है, तो 92 में क्या मिला 2 × 2 या 2 देखिए 2 बार मिला है तो इसलिए 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 2 और 2 दो बार आया है इसलिए 2 का स्क्वायर और × 23 हो गया। अब इसका निकालना है HCF भी और LCM भी। HCF भी निकालना है और क्या निकालना है LCM भी निकालना है। तो दोनों कैसे निकलेगा चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि 510 था तो इसको हम लोग फैक्टर किए तो ये मिला। 92 है तो इसको फैक्टर बनाए निकाले तो ये निकला प्राइम नंबर। अब देखिए दोनों में मिल क्या रहा है कॉमन, तो दोनों में केवल देखिए 2 दिखा रहा है कॉमन। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में कॉमन 2 दिखा रहा है। इसलिए 2 दिखाने के चलते इसका कॉमन 2 होने के चलते इसका HCF का हो जाएगा अब 2 होगा। कह रही है कि अब है कि 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो ये 2 बार वाला क्यों नहीं लिखे। तो 2 बार वाला नहीं लिखने का कारण है कि HCF में स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर में जो छोटा अभाज्य संख्या कॉमन में छोटा जो अभाज्य संख्या उसको लिखना है। तो कॉमन तो मिल रहा है तो इसमें 2 एक बार है और इसमें 2 बार है, इसलिए एक बार वाला लिखाएगा। 2 बार वाला जो है LCM में लिखाएगा, जो बड़ा रहेगा सो LCM में और जो कॉमन में छोटा रहेगा से HCF में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। छोटा रहेगा कॉमन मिल रहा है, कॉमन में पावर एक को कम बेसी है तो छोटा जो पावर में रहेगा वो लिखाएगा HCF में और LCM में जो बड़ा पावर होगा से LCM में। और बाकी 3 है तो इसमें 3 नहीं मिल रहा है, 5 है तो 5 नहीं मिल रहा है, 17 तो 17 नहीं मिल रहा है, इसलिए खाली 2 मिला, यही इसका आंसर हो गया HCF। अब LCM में क्या है कि देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हम अभी तुरंत बोले थे कि इसमें बड़ा वाला लिखाएगा, HCF में छोटा वाला लिखाएगा और LCM में बड़ा वाला लिखाएगा पावर में रहेगा तो। और फिर 3 भी लिखाएगा, फिर 5 भी लिखाएगा, फिर 17 भी लिखाएगा और इसमें लिखा चुका है 23 है 23 भी लिखाएगा। इसमें सभी लिखाते हैं लेकिन कोई यदि सेम कॉमन मिल रहा है तो उसमें बड़ा पावर वाला लिखते हैं। ठीक है, और इस सब को मल्टीपल करिए तो सबको मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा हाँ 23,460 23,460 आएगा। देखिए यही सवाल का आंसर हो गया। अब इसको क्या करना है भेरी जांच करना है। तो जांच कैसे होगा, इसको जांच भी कर देना है, वेरीफाई भी करना है। कैसे वेरीफाई होगा, तो वही फार्मूला लिखना पड़ेगा जो फर्स्ट में करे थे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यही फार्मूला से वेरीफाई करना है। तो चलिए इसी फार्मूला से हम लोग वेरीफाई कर देते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पता चल जाएगा। आइए वेरीफाई में तो लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF
इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजकल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट में दो गो नंबर कौन कौन था, तो एगो 510 था और एगो कितना था 92। और ये दोनों का HCF कितना निकाले थे, तो HCF देख लीजिए यहाँ 2 निकाले हुए हैं। ठीक है, तो 2 लिख दिए। और LCM कितना निकाले हैं, तो 23,460 23,460। अब ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, क्या मिलता है दोनों को मल्टीपल करने के बाद, तो देखिएगा कि दोनों को मल्टीपल करिएगा तो 510 को और 92 को जब मल्टीपल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, बोलिए। तो यह दोनों को मल्टीपल करिएगा तो आपको आएगा 46,920। और इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा इस दोनों का तो आपको इसमें भी आएगा 46,920। ठीक है, तो दोनों तरफ देखिए इक्वल आ गया। और इक्वल आने का मतलब है कि वेरीफाई हो गया, आपका वेरीफाई हो गया, जांच हो गया। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। चलिए एक सवाल और भी है इसमें, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसी का, 2 का ही थर्ड क्वेश्चन देखिए कहता है किताब में 336 और क्या बोला है 54। ठीक है, तो यह आपको कह रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें आपको यह करना होगा कि पहले 336 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं हम लोग तोड़ करके। तो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो मिलता है, पहले तो आप लोग तोड़ दीजिए इसको 2 से, तो कितना बार में आएगा 168 बार में। फिर इसको 2 से कर दीजिए तो 84 बार में, 2 से कर दीजिए 42 बार में, फिर 2 से कर दीजिए 21 बार में, और 21 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 7 बार में, और 7 1 बार में। देखिए हो गया। तो क्या है 336 को हम लोग तोड़े तो 2 के एक बार दिखा रहा है, 4 बार दिखा रहा है। 2 2 2 2 कितना बार दिखा रहा है, 4 बार, तो 2 को पावर 4 कर देते हैं। उसके अलावा 3 एक बार है और 7 एक बार है, तो 3 इंटू 7। 54 को जब हम करते हैं तो 54 में क्या मिलता है, इसको भी देख लेते हैं 54 में क्या मिलता है। 2 से करेंगे 27 बार में, तो अब फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, और 3 से करेंगे तो 1 बार में। तो 2 1 बार मिला और 3 1 2 3 बार मिला 3, तो मतलब लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3। अब इसमें कॉमन क्या मिलता है, तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम लोग इस दोनों का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। 2 और 2 दोनों के पास है, लेकिन इसमें 2 4 बार में है और ये 2 1 बार है। तो हम बोले थे कि HCF में छोटा चाहिए और LCM में बड़ा चाहिए। तो HCF में छोटा 2 है तो एगो 2 हो गया। 3 भी देखिए दोनों के पास है कॉमन, इसलिए 3 में से भी लिखाएगा, लेकिन इसमें 3 एक बार है और इसमें 3 3 बार है, 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स में से इसमें से छोटा चाहिए, तो 3 टाइम्स वाला ना लिखा करके 1 टाइम्स वाला लिखाएगा, और 3 2 जा का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलिए LCM में क्या बताए थे कि LCM में सब लिखना है, 2 का पावर 4, इसमें बड़ा वाला ही लिखना है, 2 का पावर 4 लिखाएगा। फिर 3 देखिए है तो 3 भी लिखाएगा, लेकिन 3 यहाँ 1 है और यहाँ 3 3 है, तो बड़ा वाला लिखाएगा। और इसके बाद क्या है 7 लिखा गया। यहाँ पर देख लीजिए 2 लिखा चुका है, 3 का पावर 3 हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सब को मल्टीपल करेंगे। 2 का पावर 4 क्या होगा, तो 2 का पावर 4 माने 16 होगा। 3 का पावर 3 माने क्या होगा 27 होगा, इंटू 7। अभी तीनों नंबर को मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा 756 आएगा। ठीक है, तो यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई करने में क्या बताए थे कि लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको दो संख्या कौन कौन है, तो वो है 336, दूसरी संख्या कितना है 54, एचसीएफ कितना है 6 है, और एलसीएम कितना है तो 756 है। समझ में आ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या का कौन कौन था, 336 था और 54 था, हो गया। अब यहाँ लिख दिए। अब एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ देख लीजिए, हम लोग 6 निकाले हैं, ठीक है। अब एलसीएम देखिए 576 निकाले हैं, 756 निकाले हैं, तो 756 लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, तो ये दोनों नंबर को गुना करिएगा तो 4536 आएगा, और 7 से इसको भी मल्टीपल कराइएगा तो 4536 आएगा। इस तरह से यह वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया है। LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ इक्वल, मतलब यह जांच हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे में क्या कहता है, देखिए आगे में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो विधि से हम लोग सब सवाल अभी बना रहे थे, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे अभी हम लोग बनाए हैं सेकंड क्वेश्चन, वैसे ही करना है, और केवल इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वेरीफाइड नहीं करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट में कहता है 12, 15 और कितना 21। तो तीनों को पहले करेंगे, पहले तो 12 को तोड़ेंगे। पहले किसको तोड़ना है, 12 को। तो 12 के तो बहुत आसान है, 2 को कर देंगे 6 बार में, फिर 2 से कर देंगे 3 बार में, और 3 को कर देंगे 3 से 1 बार में। तो इसमें 2 और 2 देखिए 2 बार मिल गया, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और 3 1 बार में है तो 3 हो गया। 15 को तोड़ेंगे, तो 15 तो आपको ऐसे जान रहे हैं कि 3 × 5 होगा, इसमें कुछ है। 21 के देख ही रहे हैं, बहुत बार बना चुके हैं आप, 21 का भी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो 21 का मतलब क्या हुआ, 3 × 7। तो दोनों में देखिए आपका इसका कह रहा है कि एचसीएफ भी निकालिए और इस सवाल का एलसीएम भी निकालिए। तो एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, तीनों में मिल रहा है। तीनों में खाली 3 मिल रहा है। देखिए 7 है तो इधर नहीं मिल रहा है, 5 है तो इधर नहीं मिल रहा, 2 है तो इधर नहीं मिल रहा है, केवल 3 तीनों जगह मिल रहा है। तो 3 जब तीनों जगह मिल रहा है तो 3 ही इसका एचसीएफ हो गया। हो गया आंसर एचसीएफ। अब एलसीएम में बोले थे कि मिले या ना मिले सबको लिखना है। 2 का पावर 2 स्क्वायर है तो लिख दिए, फिर 3 है तो लिख दिए, और 3 देख रहे हैं कि सब जगह एक टाइम्स ही है, एक बार ही है, इसलिए 3 एक बार रहेगा। और फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, और सबको मल्टीपल कर दीजिए। तो सबको मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा, इसमें सबको जब मल्टीपल करिएगा तो आपको आएगा 420। देखिए इस सवाल का आंसर हो गया। था ना कितना आसान। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। 3 का फर्स्ट बना दिए हैं, तब हम लोग 3 का सेकेंड भी बनाते हैं। 3 का सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 3 का सेकेंड में है 17, 23 और कितना 29। तो ऐसी देखने से लग रहा है कि तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तीनों संख्या क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर हैं तो इनको फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। 17 को करिएगा तो खाली 17 रह जाएगा, ठीक है, या 17 × 1 भी कह सकते हैं। 23 को करिएगा तो 23 का फैक्टर 23 होता है, क्या है प्राइम नंबर है, तो ये भी कहिए कि एक बार आ सकता है। और
29 है तो 29 को भी होगा 29, किसी से ये फैक्टराइज नहीं होगा, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। इसलिए HCF जब निकालिएगा तो तीनों में कुछ नहीं, 17, 23, 29 में कुछ कॉमन इधर नहीं मिल रहा, केवल एगो 1 का कॉमन दिखा रहा है। इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। और इस सवाल का यदि LCM करना होगा तो LCM क्या होगा, तो LCM देख लीजिए, 17 इसमें भी है, 23 इसमें भी है और 29 है, तीनों में है तो तीनों मल्टीपल हो जाएगा। और जब सभी मल्टीपल हो जाएंगे तो ये मल्टीपल होने के बाद क्या आएगा, इसका फैक्ट मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 1139, 1139 हो गया आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसान था। अब इसका एक और सवाल है 3 का, थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन, 8 है, 9 है और क्या है, और 25 है ना। तो 8 को तोड़िएगा तो आप तो जान ही रहे हैं कि 8 को तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 2 है, 4 बार में 2 से करेंगे, 2 बार में 2 से करेंगे, 1 बार में। तो 8 को हम लोग करते हैं तो 2 2 2 3 बार दिखाया, इसलिए 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 9 करेंगे तो 9 को करेंगे तो क्या होगा, 9 को तो जानिए रहे हैं 3 से करेंगे 3 बार और फिर 3 से करेंगे तो 1 बार, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया। 25 को करेंगे तो 25 को भी फैक्टराइजेशन करिएगा, फैक्टर निकालिएगा तो 5 से, 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो 5 और 5 2 को मिला तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तभी बताया था कि किसी में कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन होता है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कुछ यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ 2 है तो इधर नहीं है, 3 है तो इधर कहूँ नहीं है, 5 है तो इधर कहूँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ सवाल में कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए HCF 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर था कि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था तो 1 रहता है, तो 1 कॉमन हो गया, उसी तरह से यहाँ भी हो गया। अब इस सवाल का LCM निकालिए तो 2 का पावर 23, 2 का पावर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर जानते हैं कि 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और इस सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करने के बाद कितना होगा, 1800, 1800 आंसर आ जाएगा। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 4 क्वेश्चन के बारे में। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो 4 क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। तो 4 क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले सवाल को समझ लीजिए तब सवाल बनाना, बनाना बड़ा बात नहीं है, पहले समझना मेन बात है। कहता है कि HCF, कौन HCF, तो 306 और 657 ये 2 नंबर है और ये दोनों नंबर का HCF निकालिएगा तो 9 निकला हुआ। ये क्वेश्चन में निकाल के बता दिया कि 9 है। 306 और 657 का HCF निकाल के बता दिया कि 9 है और दोनों संख्या भी बता दिया है। तो इसका LCM क्या होगा, तो कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए या तो इसका दोनों को गुणन फैक्टराइजेशन करके LCM निकाल लीजिएगा, लेकिन जब वैसे LCM निकालिएगा तो ये जो HCF है 9 इसका कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो हमको ऐसा यूज ऐसा करना है जिससे कि 9 का भी यूज हो जाए और LCM भी निकल जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे आसान देखिए सेकेंड क्वेश्चन में लिखल है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यही फार्मूला से बनाना है। यह चौथा क्वेश्चन सेकेंड में जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है इसी फार्मूला से बन जाएगा। तो हम देखिए उस फार्मूला को लिख दे रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 306 और 657 ये दोनों का जो है HCF कितना है, 9 है और इसी का LCM कितना होगा ये बताना है। सवाल समझ में आ गया होगा कि यह 2 नंबर है, उसका HCF 9 है और उसका LCM हमको बनाना है। और अभी हम दूसरा क्वेश्चन में दिखाए क्या लिखल था फार्मूला कि 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही देखिए है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजकल टू HCF इंटू LCM। तो हमको LCM निकालना है। तो जब LCM करेंगे तो LCM के साथ जो भी मान होगा बाई बटा में चला जाएगा, बाई में। तो LCM के साथ HCF है, वह HCF नीचे आ जाएगा और दो संख्याओं का गुणनफल ऊपर आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। यहाँ ऊपर लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए अब क्या करना है इसमें, जब हो गया दो संख्याओं का गुणनफल तो अब क्या करना चाहिए हमको, तो अब क्या करना है इसे देख लीजिए। अब वैल्यू बिठा दीजिए। तो दो को संख्या कौन कौन था, तो दो संख्या तभी हम लोग देख रहे हैं कि 306 है और 657 है। तो लिख दीजिए 306 इंटू 657। और HCF कितना है, 9 है, तो नीचे 9 लिख दिए। 9 से इसको काट दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा और 9 चौका 36, 34 बार में कट जाएगा। ठीक है। और ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। तो जब ये दोनों संख्याओं को मल्टीपल करिएगा तो आपको आएगा 22,338। ठीक है, 22,338 आएगा। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, 22,338 आ गया। तो यही यह सवाल में करना था, कुछ नहीं करना था। यहाँ देखिए फार्मूला आपका बुके में लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर HCF इंटू LCM। तो इसी में से हमको LCM निकालना है। तो LCM करेंगे तो LCM के साथ HCF था, वो बटा में चला गया और दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऊपर हो गया। अभी दोनों के संख्याओं का ऊपर वैल्यू बैठा दिए और नीचे कितना HCF बराबर है, वैल्यू 9 और 9 से ये कट गया 34 बार में और 34 को 657 में मल्टीपल कर दिए तो इतना आ गया 22,338 आ गया। हो गया आंसर। कितना आसान था ये भी, देख लीजिए। अब 5 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको बनाने का दो तरह का सिस्टम है। यदि आप चाहते हैं इसको बनाना, क्योंकि यह लॉजिकल क्वेश्चन है, तर्क वाला क्वेश्चन है, तो तर्क वाला क्वेश्चन है तो आप दो तरह से बना सकते हैं। कह रहा है कि 6 के पावर n रहने पर, है ना, प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, तो यह जो है 6 के पावर n है। यदि कोई प्राकृत संख्या कह रहा है तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या का बात कर रहा है कि कोई भी n के जगह पर प्राकृत संख्या बनाएंगे। प्राकृत संख्या माने नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये सब जितना है सब आगे जाएगा सब नंबर को। यह सब नहीं, यदि यह सब पावर यदि इस पर हम बैठाते हैं तो इसके सॉल्व होने के बाद इसको यदि हम पावर बैठाएंगे और उसको पावर को गुना ये सब कर देंगे तो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं। इसका किनारे में लास्ट में कोई नंबर, जैसे बहुत सा नंबर आएगा तो उसमें किनारे में 0 आएगा कि नहीं, यह हमको बताने के लिए कह रहा है। तो आएगा कि नहीं आएगा ये हम लोग करते हैं। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन है। पहला तो कंडीशन है कि 6 के पावर n है, इस पर हम लोग बैठा के दिखाते हैं। तो 6 पावर 1 के जगह पर हम n के जगह पर पहला प्राकृतिक संख्या 1 रखते हैं, तो 6 के पावर 1 माने 6 से होगा। यदि हम n के जगह पर 6 के एक प्राकृतिक संख्या 1 के जगह पर यदि हम 2 बैठा देते हैं तो 6 का स्क्वायर का आता है 36 आता है। तो यहाँ भी देखिए 0 नहीं मिला। यदि 6 के पावर यदि 3 प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर बैठाते हैं तब कितना आएगा, तो आपको आएगा 216। यहाँ भी देखिए 6 से आ रहा है, माने किनारे किनारे देखिए 6 आते जा रहा है, कहूँ 0 आने का दूर चांस नहीं है। और इसको कर देंगे तो 1296 देखिए 6 है। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशन में
आपको जीरो लास्ट में आने का बात नहीं है। और एक और शर्त बात समझ लीजिए, जीरो कब आता है कि जो नंबर है वो नंबर के अंदर में वो 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए। 2 और 5 फैक्टर होगा तो जान रहे हैं कि 2 और 5 मिलकर के 5 2 जा 10, माने एक जीरो मिलने का चांस है। लेकिन यहाँ पर 6 है, 6 का पावर कितनों भी बैठाएंगे तो 6 का पावर कितनों भी रहेगा। तो 6 में क्या देखते हैं हम लोग कि 2 × 3 है, मतलब यहाँ पर 2 तो एगो फैक्टर मिला लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए कभी भी इसमें लास्ट में जीरो आने का संभावना नहीं है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या 6⁴ अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आ गया? अंग्रेजी में लिखना है तो 6⁴ कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो 5 का आंसर भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 6 के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि 6 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 6 क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या के बारे में बहुत पहले हम बता चुके हैं कि भाज्य संख्या माने क्या। भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या भाज्य कब होगा, तो भाज्य संख्या वही कहलाएगा जो एक से भी आता हो, स्वयं से भी विभाजित होता हो और इसके अलावा और भी कोई नंबर से विभाजित होता हो, तो वह जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, कम से कम 3 गो नंबर से जरूर विभाजित होना चाहिए, तो वैसे संख्याएं भाज्य हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो वह सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 सवाल का जिक्र किया है, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। 7 × 11 × 13 और +13। अब इसी को बताना है कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि 7 × 11 × 13 और +13, तो 13 और 13 दोनों जगह, 13 13 दोनों जगह है, तो 13 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, ये 13 कॉमन में चला गया तो 7 × 11 बचा, और ये 13 जो है कॉमन में चला गया है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। ठीक है, तो 1 हो गया। और जब 1 हो गया तब आगे बढ़ते हम लोग कि 13 के तो 13 हो गया, और 11 को 7 से करेंगे तो क्या होगा 77, और प्लस इधर कितना है 1 है। 13 के तो 13 हो गया, 77 और 1 ऐड कर देंगे तो 78 होगा। 78 का मतलब क्या हो गया, 13 तो है ये है, 78 को चाहिएगा तो 2 से करके छोटा भी कर सकते हैं। 2 से इसको करके डिवाइड करके छोटा कर दीजिए, 2 से कर दिएगा तो 2 × 6 हो जाएगा, और 2 × 9 18 होगा, 39 नंबर। इसको भी तोड़िएगा तो हो जाएगा। तो यह जो नंबर है देखिए 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, यह जो नंबर है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और यह जो नंबर है 39 से भी होगा। इसको आओ करिएगा तो 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब 3 को कम से कम मिल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर है। हो गया, यह संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक और इसी में सवाल है, इसी में एक और सवाल है। एक और क्या सवाल है देख लीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 ऐसे लिखा है। तो क्या देखते हैं कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो कॉमन निकाल देंगे 5। तो इसमें 7 हुआ, 6 बचा,
फिर 5 तो कॉमन में चला गया है तो 4 बचा, 3 हुआ, 2 हुआ और 1 हुआ और प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। 5 तो कॉमन में चला गया तो यहाँ कुछ इशू करिएगा, 5 1 जा 5 1 बार में, तो यह तो 5 हो गया। अब इस सब को मल्टीपल करिए, इस सब को मल्टीपल करिएगा तो क्या आएगा, तो इस सब को मल्टीपल करिएगा 7 को 6 के, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 बार करिएगा तो वही रह जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1008 आएगा और प्लस यानी कितना है 1 है। 5 हो गया और इस सब को जोड़ दीजिए 1009 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि आपको यह जो संख्या है यह भी 2 को फैक्टर मिल गया और इसके बाद भी है, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि हाँ यह भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर है। हो गया। यहाँ भी यह संख्या जो है 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा, इसलिए यह भी भाज्य संख्या हो गया। अब आइए 7 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 क्वेश्चन देख लीजिए पहले। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। 7 क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आ गया सवाल। क्वेश्चन कह रहा है, फिर समझ लीजिए फिगर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, ठीक है, और यहीं से मान लीजिए कि दोनों यहीं से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। एक है सोनिया, ठीक है, और एक है रवि, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया है एक रवि हैं। सोनिया जो हैं एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, मतलब 18 मिनट में एक चक्कर मार देती है। और रवि हैं यहीं से यह भी कूदना, एक चक्कर लगाना यहाँ से यह भी कर रहे हैं, और यह दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इस तरह से जा रहे हैं, अब इस तरह से घूमते हुए फिर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, और रवि जो हैं 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। समझ में आ रहा है दोनों का। तो मान के चलिए कह रहा है कि यह दोनों यहाँ से एक ही साथ कूदना शुरू कर रहे हैं, चक्कर लगाना शुरू कर रहे हैं, और जब एक चक्कर साथे साथे लगाते हैं तो इनको एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सोनिया को 18 मिनट लग जाएगा, और रवि जो है यही एक चक्कर लगाने में इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट लगेगा। मतलब रवि थोड़ा सा फास्टली चक्कर लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि दोनों फिर इस तरह से चक्कर लगाते लगाते दोनों फिर कितना चक्कर के बाद या कितना मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगता है, और यदि 2 चक्कर लगाने में इनको 36 मिनट लग जाएगा। 3 चक्कर लगाने में कितना होगा, 54 मिनट लग जाएगा 3 चक्कर लगाने में। इसी तरह से 18 मिनट क्या होगा, 18 मिनट बढ़ते जाएगा। इनको देखते हैं, रवि क्या है 12 मिनट में एक चक्कर, तो 12 दूनी के 24, 24 मिनट में 2 चक्कर मार देंगे। 36 मिनट में 3 चक्कर मार देंगे, और 48 मिनट में ये 4 चक्कर मार देंगे। तो देखते हैं कि दोनों का एक ऐसा टाइम जो दोनों में मिल रहा हो, तो वह क्या है, यहाँ देखिए 36 मिनट है और यहाँ भी 36 मिनट है। इनको 36 मिनट सोनिया को चक्कर लगाने में, 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लेते हैं, लेकिन ये रवि 3 चक्कर लगा करके 36 मिनट पर इसी पॉइंट पर मिल जाते हैं। मतलब 36 मिनट ऐसा टाइम है जिसमें दोनों यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं
कि दोनों माने सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, जो टाइम है दोनों को मिलने का टाइम, वह क्या निकल रहा है? 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से स्थान पर मिल जाएंगे। इसको यदि और चाहते हैं तो दूसरा उपाय है, सेकेंड मेथड से, यदि और मेथड से बनाना चाहते हैं इसको, तो आप यही कर सकते हैं कि 18 जो मिनट है उस 18 को, तो 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 18 को तोड़ के देख लीजिए। 2 से करिएगा 9 बार में, 9 को करिएगा 3 से 3 बार में, फिर 3 से करिएगा तो 1 बार में। तो यहाँ पर क्या आया? 2 × 3 का स्क्वायर। और एगो 12 है, 12 करिएगा तो क्या आएगा? 12 को फैक्टर करिएगा तो 12 का करिएगा तो 6, 2 से करिएगा तो 3, 3 से करिएगा तो 1। तो इसमें क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है, एक 3 है। तो ये दोनों का क्या निकालेंगे? यह दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालिएगा तो क्या होगा? 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला लिखाएगा। 3 इसमें 2 बार है और 3 इसमें एक बार है, तो 3 का स्क्वायर लिखाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका क्या होगा? 36 हो जाएगा। तो 36 मिनट जो है, तो इसका एलसीएम 36 आया। इस तरह से दोनों को पुनः मिलने का समय मतलब टाइम कितना होगा? 36 मिनट। हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। तो अगला, इसका अगला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।